आज की वीडियो में हम क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। हमने इससे पहले चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अदरवाइज इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको क्लास 8 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन हम इस चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह एक व्यापारिक कंपनी ने भारत में अपना राज्य कायम किया, और आपने यह भी जाना कि इसका एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। शुरू में जो अंग्रेज आए थे भारत, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। वो क्या चाहते थे कि हम व्यापार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। लेकिन देखिए, इस लाभ के लिए अंग्रेजों ने शुरुआत में तो भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में लिया और आगे चलकर ऐसे नियम कानून बनाए और ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जो उनके शासन और उनके लाभ को लगातार बढ़ाती रही। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शासन होगा, क्योंकि शासन और उनके लाभ को लगातार बढ़ाती रहे। तो शुरुआत में तो अंग्रेज यहाँ पे भारत में क्या करने आए थे, वो सिर्फ व्यापार करने आए थे और लाभ कमाने आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में ऐसे नियम कानून, ऐसी व्यवस्था बना दी जिससे उनका शासन और बढ़ता गया और उनको बहुत सारा लाभ भी मिलने लगा। तो इन सभी बातों को आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। वर्तमान पाठ में आप इस बात को जानेंगे कि अंग्रेजों के शासन का प्रभाव भारतीय गांव पर किस प्रकार पड़ा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे शासन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शासन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के शासन का प्रभाव भारतीय गांवों पर किस प्रकार पड़ा। अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय गांव, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय गांव कैसे थे, ये हम इसमें जानेंगे इस पैराग्राफ में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह है उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जहाँ पे जो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसको भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा से ही भारत की अधिकांश आबादी गाँव में रहती आई है और आज भी कुल आबादी का 68% भाग गाँव में ही रहती है। इसका अर्थ यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था गाँव पर ही आधारित है। देखिए, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, गाँव पर आधारित है। गांव के लोगों की मेहनत और श्रम से बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण हुआ और वहां रहने वाले किसानों के कठोर श्रम से प्राप्त आय से ही देश आत्मनिर्भर और संपन्न था। कहने का मतलब ये है कि जब वो अंग्रेजों के आने से पहले किसान जो है बहुत परिश्रम करके उन्होंने अपने देश को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाया था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आकर क्या किया, किसानों का शोषण किया और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ज़्यादातर गांवों में सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते थे जो उन गांवों की जरूरत को पूरा करते थे, और उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गांव में रहता था। उनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। किनके पास, मतलब जो अमीर लोग होते थे, जमींदार वगैरह होते थे, उनके पास राजा के द्वारा दी गई बहुत सारी ज़मीन होती थी। तो वे गाँव से लगान देखिए किसको कहते हैं, वे गाँव से ही लगान यानी कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर, यानी किसान जो अनाज उपजाते थे उस पर राजा उससे किसानों से कर लेते थे, तो उसी को कहते थे लगान, उसी को लगान कहा जाता है। ठीक है, वे ही गांव से लगान की वसूली करते थे और इस एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों की देखने के एवज में इन्हें जमीन मिलती थी। जमींदार लोग जो थे वो क्या करते थे कि वो किसानों से कर वसूलते थे, किसके कहने पे, राजा के कहने पे। ठीक है, राजा मतलब जमींदारों को जमीन देते थे, काफ़ी सारी जमीन देते थे, और उस जमीन में जो किसान अनाज उपजाते थे किसानों से कर लिया जाता था, क्योंकि राजा ने जमींदारों को बोल रखा था कि किसानों से कर लेना है। ठीक है, तो उसी के एवज में या फिर राज्य के और दूसरे कामों को देखने के एवज में उनको जमींदारों को जमीन मिलती थी राजा के द्वारा। ठीक है, तो उस समय गांवों के लोग अपनी आवश्यकता की ज़्यादातर चीज़ों का उत्पादन एवं निर्माण स्वयं करते थे, और यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य काम कृषि था और खेती के लिए जमीन उन्हें राजा से मिलती थी और इसके बदले लगान लिया जाता था। ठीक है, समूची जमीन का मालिक राजा ही होता था। जमींदार एवं किसानों का भूमि पर अधिकार तभी तक रहता था जब तक राज्य को लगान मिलता रहता था, और ऐसा नहीं होने पर तुरंत ही राजा द्वारा जमीन छीन ली जाती थी। यानी राजा जो जमींदार को जमीन देते थे वो क्यों देते थे, ताकि उनको, वो क्या कहते थे जमींदारों को, कि तुम्हें किसानों से कर वसूलना है, इसीलिए वो जमींदारों को जमीन देते थे। और जब अगर मान लीजिए कि जमींदारों ने कर वसूलना बंद कर दिया या फिर राजा को कर उसने देना बंद कर दिया, तो राजा तुरंत ही उससे जमीन छीन लेते थे जमींदारों से। ठीक है,
गाँव में लोग प्राय मिलजुल कर सहयोग से रहते थे और छोटे मोटे झगड़ों का समाधान भी आपस में ही हो जाता था। राजा का या उसके अधिकारियों का गाँव में ज़्यादा दखल नहीं रहता था, बस वे निर्धारित लगान वसूला करते थे और राज अपने कर्मचारियों और जिम्मेदारों के माध्यम से किसानों का पूरा ध्यान रखता था। वह जानता था कि अगर इन किसानों द्वारा खेती का काम बंद कर दिया जाएगा तो उसकी आमदनी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई गाँव किसानों पर, कृषि पर ही निर्भर है, तो अगर उस गाँव में किसान ही काम करना छोड़ दे तो सोचिए क्या होगा। इससे राजा का भी, जो राजा कर वसूलते थे किसानों से, वो कर भी नहीं आ पाएगा राजा के पास। तो इसीलिए राजा को पता था कि अगर इन किसानों ने खेती का काम बंद कर दिया जाए तो उनकी आमदनी भी कम हो जाएगी, मतलब राजा की कमाई कम हो जाएगी। यहीं से उनके लिए खर्च हेतु पैसा, व्यापारियों के लिए वस्तुएं, सेना, पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों के लिए भोजन आदि का प्रबंध होता था। और यहीं से उनके लिए खर्च हेतु पैसा, यानी कि वो जो किसानों से जो लगान वसूल करते थे राजा, इसी से उनका मतलब खर्च हेतु पैसा, यानी खर्च करने के लिए पैसा उनका वहीं से आता था राजा का। ठीक है, उसी लगान से, किसान के द्वारा जो वो लगान, किसानों से जो वो लगान लेते थे, उसी से खर्च के लिए पैसा आता था। और व्यापारियों के लिए वस्तु, और सेना, पुलिस और अन्य कर्मचारियों के लिए भोजन आदि का प्रबंध उसी पैसे से होता था। ठीक है, यानी जब किसानों से कर लेते थे। और इस तरह गाँव के किसी भी शासन की आमदनी का मुख्य स्रोत था। और इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने भी सबसे पहले गांव पर ही ध्यान दिया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की सोची। देखिए, अंग्रेजों ने पहले क्या किया, वो डायरेक्ट आके यहाँ पे कब्जा नहीं कर लिया उन्होंने। अंग्रेजों ने कुछ महीनों तक व्यापार किया, फिर गाँव में घुमा, मतलब भारत को पहले उन्होंने जाना, उन्होंने वहाँ की शासन व्यवस्था वगैरह समझी कि राजा लोग यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, कैसे कर वसूली करते हैं, मतलब सारा चीज़ उन्होंने वहाँ का जान लिया भारत के बारे में। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पहले गांव पर ध्यान दिया, यानी पहले उन्होंने, अंग्रेजों ने गांव पर कब्जा किया, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना शासन जो है फैलाते गए, मतलब धीरे धीरे वो क्या करते गए, मतलब और भी कई सारे गाँव पे नियंत्रण किया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस तरह से अपना शासन उन्होंने, अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया। अंग्रेजों को लगान वसूल करने का अधिकार कैसे मिला? पहले तो लगान वसूल करने का अधिकार किसको था? राजा को था, भारत के जो राजा थे। ठीक है, इनको लगान वसूल करने का अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों को लगान वसूल करने का अधिकार कैसे मिला, ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह अंग्रेजों को भारत के एक बड़े और समृद्ध क्षेत्र, देखिए भारत का बहुत बड़ा और समृद्ध क्षेत्र कौन कौन सा था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये याद रखना है आपको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो एक बड़े और समृद्ध क्षेत्र से लगान वसूली का अधिकार मिल गया। इससे भारत से व्यापार के लिए, चीजें खरीदने के लिए, अपने देश से धन लाने की उनकी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन अब भारत में कई और तरह के खर्च उनके सामने आ गए। इनमें सबसे प्रमुख अपने अधिकार में आए इलाकों के प्रशासन का खर्च था, और दूसरे उन्हें अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए लगातार युद्ध करना पड़ रहा था, उसका खर्च था। और इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उनके पास आमदनी की एक ही स्रोत था, और वह था बंगाल की लगान वसूली में होने वाला मुनाफा। यहाँ पे इसको पहले समझते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, पहले उन्होंने भारत के इन समृद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण किया। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर, और वहां से उनको लगान वसूल करने का अधिकार मिला। लगान वसूल करने का अधिकार उनको कौन दिया? राजा ने। ठीक है, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहाँ के जो राजा लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को वहाँ का लगान वसूली करने का अधिकार दिया। और ये लगान वसूली का अधिकार उन्होंने अंग्रेजों को ऐसे ही नहीं दे दिया, अंग्रेजों ने राजाओं को कुछ प्रलोभन दिया। ठीक है, यानी कुछ लालच दिया, जिससे उस लालच में आकर राजा ने क्या किया, लगान वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो जब अंग्रेजों को लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया तो उनके पास तो अब आमदनी का स्रोत हो गया। तो उन्होंने क्या, तो अंग्रेजों को एक सुविधा यह हुआ कि वो व्यापार करने के लिए जो सामान भारत से ले जाते थे, उसके लिए पहले उनको अपने देश से पैसा मंगा के यहाँ पे देना पड़ता था भारत में। लेकिन अब क्या करते थे ये लोग कि सामान भी भारत का रहेगा और पैसा भी भारत का ही लगेगा। अब उनको अपने देश से, यानी कि जैसे कह सकते हैं, उनको अपने घर से पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, क्योंकि सारा काम उनका यहीं पे भारत में ही हो जा रहा था, कि यहाँ पे उनकी कमाई भी हो रही थी, आमदनी भी हो रही थी, वो शासन भी कर रहे थे और व्यापार भी कर रहे थे। ठीक है, तो अब उनको इंग्लैंड से धन मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भारत में ही उनको आमदनी भी हो रहा था, तो वहाँ से ही वहीं का वो सामान भी खरीदते थे। और ठीक है, यानी धन का कोई समस्या उनको था ही नहीं, सारा काम भारत में ही उनका चल जाता था। लेकिन उनको कई और तरह के खर्च सामने आए। देखिए, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे भारत में इन कई क्षेत्रों पर वो नियंत्रण करेंगे, तो वहाँ के प्रशासन को कैसे चलाना है ये भी अंग्रेजों को ही सोचना पड़ेगा। तो ये सारे खर्च उनके सामने आए, उनको कैसे खर्च करना था, कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कैसे करना है, ये सारा डिसीजन जो है अंग्रेज ही लेते थे। ठीक है, आमदनी का जो मुख्य स्रोत था वो था बंगाल की लगान वसूली में होने वाला मुनाफा। बंगाल जो है बहुत
बड़ा और बहुत समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ से बंगाल से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था और इसी मुनाफे से, उसी पैसे से वो सारा काम अपना करते थे। लगान वसूली के लिए तो शुरू में उन्होंने पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही बनाए रखा। इसके लिए शुरुआत में वे पहले से विद्यमान जमींदारों से ही काम लेते रहे, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छुक अंग्रेजी सरकार वर्तमान व्यवस्था से प्राप्त होने वाली आय से संतुष्ट नहीं थी और इसके लिए आगे चलकर उन्होंने लगान वसूली के अधिकार की नीलामी करनी शुरू की। जो व्यक्ति किसी खास इलाके से ज़्यादा लगान वसूल करने की बोली लगाता, उसे लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता और इसे आप ठेकेदारी व्यवस्था कह सकते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये ठेकेदारी व्यवस्था किसने चालू की? अंग्रेजों ने चालू की। ठीक है, क्यों चालू की? क्योंकि अंग्रेजों को जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उनके मतलब जिस क्षेत्र पर उन्होंने नियंत्रण किया था, वहाँ से जो उनको आमदनी हो रही थी, उससे अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके मन में तो लालच भरा था। तो क्या हुआ, उनका लालच और बढ़ता गया। ठीक है, और उसी लालच के चलते उन्होंने क्या किया, वहाँ की व्यवस्था उन्होंने बदलने की कोशिश की, क्योंकि उस आमदनी से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उतने से पैसे से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया। तो जो भी आदमी बोली लगाएगा कि सबसे ज़्यादा कर जो भी आदमी वसूलेगा, उसको कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था, यानी लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था और इसी व्यवस्था को ठेकेदारी व्यवस्था कहा जाता है। परंतु यह व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और इस व्यवस्था में ठेकेदारों को फायदा हो रहा था। वे तय राशि से जितना ज़्यादा वसूल करते वह उनका ही हो जाता था। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। मतलब जिस आदमी को कर लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाता था, तो एक अमाउंट तय कर दिया गया था कि जैसे मान लीजिए कि लगान का जो राशि है वो 50 रुपया तय कर दिया। ठीक है, लेकिन जो आदमी है, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, मान लीजिए ये आदमी जो है ये लगान वसूल कर रहा है 50 रुपया, क्योंकि तय राशि यही है 50 रुपया। लेकिन अगर इस आदमी ने 60 रुपया वसूल किया, तो ये जो 10 रुपया बच जाता था, 10 रुपया, वो इसी आदमी का हो जाता था। ठीक है, मतलब जितना तय होता था उतना ही वो अंग्रेज को देता था और बाकी जो ये 10 रुपया बच गया वो खुद ही रख लेता था। ठीक है, समझ गए। किसानों के लिए भी यह तरीका बहुत हानिकारक था, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि किस साल उन्हें कितना लगान देना है और दूसरे ठेकेदारों का ध्यान केवल पैसा वसूली पर होता था। कृषि का उत्पादन या किसानों की आय कैसे बढ़े, इसकी चिंता उन्हें नहीं होती थी। कंपनी सरकार के लिए भी यह समस्या थी। उन्हें व्यापार के लिए एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर चाहिए था, मगर इस व्यवस्था से उन्हें यह पता नहीं चल पाता था कि अगले वर्ष उन्हें कितनी आमदनी होने वाली है और उन्हें कुछ वर्षों तक इस व्यवस्था को चलाए रखा, लेकिन वे ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नियमित धन लगान के रूप में प्राप्त होता रहे। तो कंपनी ने ये वाला व्यवस्था तो लागू कर दिया था, ठेकेदारी व्यवस्था, लेकिन इससे कंपनी का भी नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि जो मान लीजिए कि किसानों का अगर आय इस साल कम है, तो अगले साल अगर किसानों का आय बढ़ा और आय बढ़ेगा तो लगान भी बढ़नी चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था कि लगान का दर जो है, अमाउंट जो है वो निश्चित कर दिया था। ठीक है, तो वो निश्चित दर से ही वो लगान किसानों से लेते थे। अब किसानों की आय बढ़े या घटे, उसके अनुसार उनका लगान का अमाउंट जो है वो बढ़ता नहीं था, वो उतना ही था। तो इसलिए कंपनी को भी इससे दिक्कत हो रही थी, इसलिए उस व्यवस्था को वो बदलना चाहते थे, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और रेगुलर उनको पैसा आता रहे। ठीक है, लगान की व्यवस्था की शुरुआत। कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया और यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया और आगे चलकर सन 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया और इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी और इसको अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में लागू हुआ था, जिसमें लगान 10 वर्षों के लिए निश्चित कर दी गई थी, यानी कि 10 वर्षों तक अंग्रेज जो है सिर्फ एक ही अमाउंट के लगान वसूली करते थे। मान लीजिए कि अंग्रेजों ने 100 रुपया ही उनको लगान वसूल करना था। ठीक है, ऐसा उन्होंने निश्चित कर दिया था। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 100 रुपया। ठीक है, तो मान लीजिए कोई अमाउंट है 100 रुपया, तो 100 रुपया ही अंग्रेजों ने लगान निश्चित कर दिया था कि 10 वर्ष तक ये 100 रुपया ही लगान वसूला जाएगा, इससे एक भी रुपया ज़्यादा, एक भी रुपया कम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। यहाँ भी आपको उदाहरण देकर समझाया गया। यदि किसानों की उपज 100 माना जाए तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उनमें से सिर्फ 45% हिस्सा प्राप्त होता था और जमींदारों और उसके कारिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास बचा रहता था। तो ये यहाँ पे आपको ये समझाया गया है इस लाइन में। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाया गया है। मान लीजिए कि किसानों का उपज जो है वो 100 माना जाए, ठीक है, 100 है, तो उसमें से वो अंग्रेजी सरकार को सिर्फ कितना देगा? 45%।
बाकी का जो 15% हिस्सा था वो कर वसूलने वाला रख लेता था और 40% हिस्सा ये किसानों को मिलता था। ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अंग्रेजी सरकार ने किससे यह करार किया? जमींदारों से, कि भविष्य में इस राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था और ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। और सरकार को इस बात का कोई परवाह नहीं था कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई और या पैदावार कम हुई, और जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा करना ही था। तो ये व्यवस्था जो है एक तरह से अच्छी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि इससे किसानों का तो शोषण हो ही रहा था, उनको तो नुकसान हो ही रहा था, जमींदारों का भी बुरा हाल था। ठीक है। मतलब अंग्रेजी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था कि किस साल बारिश हुई है, किस साल नहीं हुई है, आपके खेत में फसल हुआ कि नहीं हुआ, कि पैदावार ज़्यादा हुई या फिर कम हुई, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको बस मतलब था पैसे से, कि सही समय पर, निश्चित समय पर उनका जितना पैसा तय किया गया उतना पैसा उनके ऑफिस में जमा हो जाना चाहिए, बस उनको इसी चीज़ से मतलब था। ठीक। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यह व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया और सन 1790 के आसपास तक ये इलाके कंपनी के अधीन थे। ये इलाका तो पहले ही कंपनी के अधीन हो गया था 1790 के आसपास। और अस्थायी बंदोबस्त जो है वो कब लागू हुआ? वो 1793 को लागू हुआ था। इस व्यवस्था के लागू होने से भारतीय ग्रामीण समाज में एक नई बात सामने आई। जमींदार जो अब तक अपने इलाकों में केवल लगान वसूल करने के अधिकारी होते थे, अब जमीन के मालिक बना दिए गए और यह कंपनी सरकार के अधिकारियों की बहुत सोची समझी नीति थी। इसके बाद अगर कोई जमींदार नियत तिथि तक पूरी राशि का इंतजाम नहीं कर पाता था तो उसके पास यह विकल्प होता था कि वह अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर कर्ज ले ले और अपना भुगतान कर, या फिर वो अपने इलाके की कुछ जमीन बेचकर भी पैसे का इंतजाम कर सकता था। और ऐसा करने के पीछे एक दूसरी सोच भी थी। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि जमीन के मालिक बन जाने से जमींदार खेती में सुधार और पैदावार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उनके अपने देश तथा यूरोप के अन्य देशों में कुछ ऐसी व्यवस्था थी। एक बात और, वे भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय लोगों में से ही अपने लिए एक समर्थक समूह तैयार करना चाहते थे, और एक ऐसा समूह जो अपना अस्तित्व अंग्रेजों के यहाँ बने रहने में देखता हो, और इसके लिए जमींदारों से बेहतर समूह उनके लिए और कोई नहीं हो सकता था। इन लोगों को अपने इलाके के गाँव पर काफ़ी प्रभाव होता था और उनके माध्यम से अंग्रेजों के लिए भारतीय गाँव पर नियंत्रण करना भी काफ़ी आसान था। और आगे चलकर अंग्रेजी सरकार की यह नीति काफ़ी सफल सिद्ध हुई और 20वीं सदी में जब उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए तो इस वर्ग के अधिकांश लोगों ने उनका साथ दिया। देखिए, तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? पहले तो उन्होंने क्या किया? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिससे अंग्रेजों को ये दिखने लगा कि ये अस्थायी बंदोबस्त जो है वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिक बनाना शुरू कर दिया और उनको कर्ज देना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि जमींदार ये समझने लगे कि ये जमीन जो है मेरा है, मैं इस जमीन का मालिक हूँ। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? उनको कर्ज दे रहे थे और कर्ज देने के बाद जो है वो कर्ज उनसे वापस भी लेते थे। जमींदारों को बस इतनी सी छूट दी जाती थी कि अगर वो कर्ज सही समय पर नहीं लौटा पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है, तो जमींदार उसी जमीन का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर वो पैसा लौटा सकता था। ठीक है, लेकिन इसमें भी फायदा अंग्रेजों का ही था। ठीक है, एक जमीन है, ठीक, ये जमीन जो है अंग्रेजों ने क्या किया था? जमींदारों को दे दिया। ठीक है, यानी कि जमींदार जो है अपने आप को इस जमीन का मालिक समझे, लेकिन असल में ये जमींदार जो है इस जमीन का मालिक नहीं था। तो अंग्रेजों का क्या कहना था? अंग्रेजों का कहना ये था कि अंग्रेजों ने जो जमींदारों को कर्ज दिया है, ये जमींदार अंग्रेजों को सही समय पर पैसे इंतजाम करके नहीं दे सकते, वो कर्ज नहीं लौटा सकते। तो अंग्रेजों ने जो ये ज़मीन दिया है जमींदारों को, इसी ज़मीन का कुछ हिस्सा वो गिरवी रख दे और इसी गिरवी रखे हिस्से से जो पैसा होता है वही पैसा अंग्रेजों को दे दे। ठीक है, मान लीजिए, तो ये वाला अगर हिस्सा, मतलब इसी ज़मीन का अगर कोई भी हिस्सा अगर गिरवी रखा जाएगा तो इस पर भी तो कर्ज बढ़ेगा। तो इस तरह से ये कर्ज का चक्र जो ये चलता रहता था। इधर से कर्ज लेगा, अगर इसको पैसा दे देगा तो फिर यहाँ कर्ज होगा, फिर यहाँ पैसा नहीं देगा तो फिर यहाँ पे कर्ज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये कर्ज वाला चक्र जो ये चलता रहता था और इसमें नुकसान किसका था? जमींदारों का ही था। और अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको मतलब कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो कि गांव पर भी अच्छे से नियंत्रण कर सके और जो उसके कंट्रोल में भी रहे। तो ऐसा सिर्फ जमींदार ही था, इसलिए उन्होंने जमींदारों को ही ऐसा करने के लिए चुना।
क्योंकि जमींदार जो है गाँवों पर भी अच्छे से नियंत्रण भी कर सकते थे और वो अंग्रेजों के अधीन भी थे, अंग्रेजों की बात भी मानते थे, इसलिए उन्होंने जमींदारों के साथ ही ऐसा किया। लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यानी कि सबसे बड़ी कमी यह थी कि सरकार ने जमींदारों से उन्हें दी गई जमीन के बदले कितनी लगान ली जानी थी यह तो तय कर दिया था, लेकिन किसानों से जमींदारों को कितना वसूलेंगे यह तय नहीं किया। और इसका प्रभाव यह पड़ा कि कई जमींदार जरूरत से ज़्यादा पैसा किसानों से वसूल करते थे, जिससे किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया। और दूसरे समय पर लगान न चुका पाने के कारण कई पुराने जमींदार जो अपने किसानों से बलपूर्वक लगान वसूल नहीं करते थे, उनकी जमींदारी चली गई और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्हें किसानों व गाँवों के हित से कोई मतलब नहीं था। और कई जमींदार कर्ज के बोझ से दब गए और धीरे धीरे उनकी जमींदारी महाजनों व व्यापारियों के हाथ चली गई। अंग्रेजों ने सिर्फ ये निश्चित किया था कि जमींदारों से कितनी राशि वसूली जानी, लेकिन उसको यह भी निश्चित करना चाहिए था कि जमींदार किसानों से कितना कर वसूलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जमींदार तो ऐसे थे कि जो मनमाना कर वसूलते थे, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था और किसानों के साथ साथ जमींदारों को भी नुकसान होता था। जो जमींदार किसानों से जबरदस्ती कर वसूल नहीं कर पाते थे, जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली, ठीक है, और उसकी जमींदारी छीन कर ऐसे लोगों को दे दी जिसको गांव के हित से, गांव की अच्छाई से कोई भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ अपने से मतलब रखते थे। और बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जो कि कर्ज के बोझ तले, मतलब उन पर बहुत सारा कर्ज आ गया और उनकी जमींदारी जो है महाजन और व्यापारियों के हाथों में चली गई। इस व्यवस्था के लागू होने से कंपनी सरकार की समस्या थोड़े दिनों के लिए समाप्त हो गई, लेकिन 1815 से 20 तक उनके अधीन कई और इलाके आ गए और वहां के लिए भी कोई लगान व्यवस्था तय करनी थी। अस्थायी व्यवस्था के लागू होने के समय से कंपनी के अधिकारियों में दो मत थे। एक मत तो इसके पक्ष में था, जबकि दूसरे मत वालों को यह लगता था कि इससे कंपनी सरकार को नुकसान हो रहा है और वो चाहते थे कि सरकार को कुछ वर्षों बाद लगान राशि के बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए था। और उनका मानना यह था कि सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जाएगा और इससे पूरा करने का कोई और रास्ता नहीं है। और दूसरी ओर अधिकारियों को यह भी समझ आने लगा था कि इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा फायदा जमींदारों को ही हो रहा था और उन्हें बगैर कुछ किए किसानों से अच्छा धन मिल रहा था। और उनके विचार से क्यों नहीं सीधा किसानों से ही संपर्क किया जाए। और इस विचारधारा के पीछे एक अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकॉर्ड की सोच का बड़ा हाथ था। अब जब कुछ नए इलाकों में लगान व्यवस्था तय करने का समय आया तो दूसरे मत वाले लोगों की जीत हुई। तो पहले अंग्रेज क्या करते थे कि लगान वसूल करने का अधिकार वो जमींदारों को देते थे कि जमींदार किसानों से लगान वसूल करेंगे और वो लगान वो अंग्रेजों को देंगे। लेकिन अब अंग्रेजों को क्या लगने लगा था कि जमींदारों को इसमें सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, इसलिए उन्होंने बीच से जमींदारों को हटा दिया। पहले क्या करते थे कि अंग्रेज था, इस अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने जमींदारों को कर वसूल करने का अधिकार दिया, किससे, किसानों से, ठीक है। लेकिन अब इसी अंग्रेज ने क्या किया कि ये जमींदारों को बीच से हटा दिया। अब अंग्रेज ने इस जमींदार को बीच से हटा दिया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट जो है ये किसानों से कर वसूल करने लगे, क्योंकि अंग्रेजों को अब ऐसा लगने लगा था कि जमींदार को जो है बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जमींदार डायरेक्ट किसानों से कर वसूलते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने डायरेक्ट किसानों से ही कर वसूलना शुरू किया। रिकॉर्डों के अनुसार जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता है। देखिए इसके पुस्तक का नाम क्या है, रिकॉर्डों का जो पुस्तक उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कब प्रकाशित हुआ था 1821 ईस्वी में, ठीक है। ये किसी अंग्रेज का नाम है रिकॉर्डो। तो इसके अनुसार जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता है, मजदूर अपना श्रम लगाता है, पूंजीपति अपनी पूंजी लगाता है, उद्यमी उद्योग संगठन में सक्रिय होता है। जमींदार जमीन के लिए जो किराया पाते हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार की वजह से उन्हें मिलता है और उनके विचार में उत्पादन की भूस्वामियों का कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता है, इसलिए शासन को उनकी आय पर कर लगाना चाहिए। उचित तो यह होता है कि जमीन पर उनके मालिकाना अधिकार को समाप्त कर शासन सारी जमीन अपने हाथ में ले ले और उसे उद्यमी लोगों को उपलब्ध कराए। तो ये जो अंग्रेज था रिकॉर्डो, इसके अनुसार जमींदार जो है वो खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता है। इसका कहना ये था कि मजदूर जो है अपना श्रम करता है, परिश्रम करता है, पूंजीपति अपना पूंजी लगाता है, उद्यमी लोग अपना संगठन में सक्रिय होता है, लेकिन जमींदार लोग क्या करता है, जमीन के लिए जो किराया उसको मिलता है वह सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार की वजह से उनको मिलता है और इसके लिए मतलब उसके विचार में भूस्वामी जो होता था यानी जमींदार जो होता था उसका कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता था, इसलिए शासन को यानी कि अंग्रेजी शासन को उसकी आय पर कर लगाना चाहिए। और ये लोग ये सोचता था कि इस जमींदार का जो मलिकाना अधिकार है उसको समाप्त कर देना चाहिए और शासन को उसकी सारी जमीन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए,
ठीक है, और उसको उद्यमी लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। उसका जो ज़मीन है, यानी ज़मींदारों को ज़मीन सब छीन लेना चाहिए, शासन को ले लेना चाहिए और उसको उद्यमी लोगों को उपलब्ध करवाना चाहिए। ऐसा इस अंग्रेज का सोच था। ठीक है, तो ऊपर हमने अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा था जो 1793 ईस्वी में लागू किया था। अब हम रैयतवारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवारी व्यवस्था के नाम से शुरू की गई, जिसमें किसानों को के साथ सीधा करार किया गया, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो अंग्रेज होता था, अंग्रेजों ने क्या किया, ये पहले ज़मींदारों को देते थे किसानों से कर वसूलने का अधिकार, लेकिन बाद में अंग्रेजों को क्या लगने लगा कि ज़मींदारों को है ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए इसने ज़मींदारों को बीच से हटा दिया। अब ये अंग्रेज सीधा किसानों से ही कर वसूलने लगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को रैयतवारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया और इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं होते थे, इसलिए कंपनी सरकार ने किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसानों से ही संबंध स्थापित किया और इस व्यवस्था में लगान उसके उपज के आधार पर तय हुआ और पहले जमीन की गुणवत्ता देखी गई, फिर पिछले कुछ वर्षों की उपज का औसत निकाला गया और उसमें किसानों की खेती पर होने वाला खर्च को काट कर जो बचता था उसका 50% लगान के रूप में तय कर दिया गया, मगर इसे अस्थायी नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष के बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया और इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया था। तो पहले अस्थायी बंदोबस्त जो पहले लागू हुआ था उसमें क्या था, लगान की राशि तय थी। ठीक है, लगान की राशि तय थी और इसमें क्या होता था कि अंग्रेजों ने जमींदारों को रखा था किसानों से कर वसूलने के लिए। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त में ये चीज़ था, लेकिन ये रैयतवारी व्यवस्था जो है, रैयतवारी व्यवस्था में इसमें राशि तय नहीं थी, यानी लगान की राशि तय नहीं थी। ठीक है, और इसमें अंग्रेज जो है ये सीधा किसानों से कर वसूलते थे, अंग्रेज सीधा किसानों से ही कर वसूलते थे। ठीक है, ये अंग्रेज सीधा किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने जमींदारों को रखा था कर वसूलने के लिए किसानों से। ठीक है, तो यही फ़र्क है इस दोनों व्यवस्था में, अस्थायी बंदोबस्त में और रैयतवारी व्यवस्था में। और रैयतवारी व्यवस्था में हर 30 साल के बाद लगान की राशि जो है उसमें बदलाव किया जाना तय किया गया था। ठीक है, यानी कि हर 30 साल के बाद उसमें परिवर्तन किया जाना था लगान की राशि में, और इस व्यवस्था में किसानों को ही जमीन का मालिक माना गया था। इसके बाद आता है महलवारी व्यवस्था। अब इसमें क्या है, देखिए, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेजी सरकार का कब्जा हुआ तो वहाँ उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव की काफ़ी बड़ी जमीन मालिक या परिवारों जिन्हें महाल कहा जाता था को इकाई माना और उनके साथ लगान वसूली का करार दिया और इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े परिवार या गांव प्रमुख गांव भर से लगान इकट्ठा कर सरकार तक पहुँचाते थे। ठीक है, देखिए, इसमें क्या होता था कि बड़े परिवार या गांव का प्रमुख गांव भर से लगान इकट्ठा कर सरकार तक पहुंचाते थे और लगान की मात्रा तय करने का तरीका यहाँ भी रैयतवारी व्यवस्था वाला ही था। उपज से खेती के खर्च को घटाकर जो बचता था उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया जाता था और इसे मात्र 30 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था। मतलब ये व्यवस्था जो है लगभग रैयतवारी व्यवस्था की तरह ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो वहाँ के ज़मींदार लोग थे उसको गांव भर से, पूरे गांव से लगान इकट्ठा करने का जिम्मेदारी दिया गया था। इस पीले वाले बॉक्स में आप लोग देखिए, ये जो बॉक्स है इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। महाल क्या होता है, महाल आप समझेंगे तभी आप महलवारी व्यवस्था भी समझेंगे। महाल मतलब क्या होता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गाँव या कुछ गाँवों के समूह को महाल कहा जाता था। तो सिंपल आप यहाँ पे ये याद रखिए कि बड़े गाँव या कुछ गाँवों का जो समूह था उसी को महाल कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने ये तीनों व्यवस्था पढ़ी, महलवारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार की भूमि व्यवस्था को अगर अंग्रेजों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में प्रसार के तहत देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल कृषि योग्य भूमि 19% अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था और 29% भूमि जो है महलवारी व्यवस्था के तहत और 52% भूमि ये रैयतवारी व्यवस्था में आता था। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। इस मानचित्र में आप ये देख सकते हैं कि भारत का कितना प्रतिशत भूमि जो है रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। वैसे यहाँ पर ये सारा चीज़ लिखा गया है, यहाँ पे ये सारा चीज़ लिखा गया है कि देखिए, कुल कृषि योग्य भूमि का 19% भाग जो था वो अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था और 29% भूमि ये महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था और 52% भूमि ये रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। ये सारा चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे आपका दिया गया है
नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम अब यहाँ से हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। इसमें जो भी पैराग्राफ वगैरह बच गए हैं जितने भी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें दिए गए ये जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे अभ्यास के जो प्रश्न हैं, ये आपका वैकल्पिक प्रश्न है और यहाँ पे आपका कुछ ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में बचे हुए सारे पैराग्राफ वगैरह को समझेंगे। और इस चैप्टर में अभी मैंने आपको जितना बताया है, जितना भी आपको समझाया है, उसको प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। स्टार्टिंग से मैंने आपको जो भी बताया है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 3 व्यवस्था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, इस तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है, जितनी सारी मैंने चीज़ें आपको बताई। तो इस चैप्टर में बचे हुए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में दिए गए सारी क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एंड ये अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।